हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज से हम अपने चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जो कि होने वाली है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के लिए। आपके जितने भी चैप्टर हैं उन सभी का एक ब्रीफ ओवरव्यू इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको उस चैप्टर से रिलेटेड सभी मेजर टॉपिक्स और उनके मेजर पॉइंट्स के बारे में पता चल जाएगा। किसी भी चैप्टर की जिस भी चैप्टर की वीडियो होगी उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियोस के लिंक आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। और ये पूरी फाइल है जिसके अंदर हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप और साथ ही साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो तीनों को डाउनलोड करना और ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फटाफट से बात करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि कौन सा है, शीत युद्ध का दौर। अगर हम बात करें शीत युद्ध के दौर के बारे में तो इस चैप्टर में हमारे मुख्य रूप से 4 टॉपिक्स हैं: द्वितीय विश्व युद्ध, शीत युद्ध, गुट निरपेक्षता और नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब एक एक करके हम हर टॉपिक पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको अच्छे से पता होने चाहिए। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 में और ये चला लगभग 1945 तक। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इस विश्व युद्ध के कारण क्या थे, आखिर क्यों तृतीय विश्व युद्ध हुआ था, तृतीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे, इस बारे में बात करते हैं। तो तृतीय विश्व युद्ध के कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो देखो, इसमें से जो सबसे पहला कारण, देखिए कारण का मतलब क्या है कि आखिर तृतीय विश्व युद्ध हुआ क्यों। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे विश्व के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो 1914 से 1918 तक चली थी। उसके बाद जर्मनी के ऊपर क्या किया गया था, वर्साई संधि थोपी गई थी जिसके अंतर्गत उसकी सेना को सीमित कर दिया, उससे बहुत बड़ा एक भूभाग छीन लिया गया था। तो वो जो उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ था ना, उसी की वजह से आगे जाकर जर्मनी जो है इस द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो तानाशाही शक्तियों का जन्म, 2 देश आपको याद रखने कौन कौन से, पहला जर्मनी और दूसरा इटली। जर्मनी के अंदर हिटलर और इटली के अंदर मुसोलिनी के पैदा होने की वजह से, यानी वहां पर शासन में आने की वजह से क्या हुआ कि भाई उन दोनों क्षेत्रों ने आगे जाकर द्वितीय विश्व युद्ध को बढ़ावा दिया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उसी दौर में क्या था, विश्व मंदी चल रही थी। तो उस विश्व मंदी की वजह से भी जब देशों के पास अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने के लिए पैसा नहीं था तो उन्होंने क्या किया, अन्य देशों पर कब्जा करना शुरू किया और शुरुआत हुई किसकी, द्वितीय विश्व युद्ध की। आगाज कब हुआ भाई, तो आखिर शुरुआत हुई कब, तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने क्या किया, पोलैंड पर आक्रमण किया। अब जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और पोलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन की आपस में संधि थी कि भाई अगर कोई भी आक्रमण करेगा तो उसे ये तीनों क्या करेंगे, साथ में जवाब देंगे। तो इसी के विरोध में फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया। इस तरीके से ये सभी क्या हो गए, इसके अंदर द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शामिल हो गए। पर समय के साथ साथ इसके अंदर क्या हुआ, बाकी के भी देश जुड़ते गए। जैसे कि अगर हम बात करें तो 2 गुट बने। पहला कौन सा गुट बना भाई, मित्र राष्ट्र का बना, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस जो कि अभी हमने पढ़े, जिसके बाद अमेरिका शामिल हुआ जब पर्ल हार्बर पर हमला किया गया था जापान के द्वारा, और सोवियत संघ शामिल हुआ। दूसरे कौन से थे, ध्रुवीय राष्ट्र, जिसके अंदर जर्मनी था, जापान था और इटली था। जर्मनी और इटली मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या था, तानाशाही शक्तियों का जन्म हुआ था, मुसोलिनी और हिटलर। और जापान के अंदर क्या हुआ था भाई, जापान के अंदर अगर हम बात करें तो जो वहां के नेता थे उन्होंने क्या किया, दूसरे देशों पर कब्जा करना शुरू किया, साम्राज्यवादी नीतियों को अपनाया, जिस वजह से आगे जाकर क्या हुआ, ये सातों के सातों देश द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर शामिल हुए। भले ही आपको ये मेजरली सातों दिख रहे हो, पर लगभग दुनिया के हर कोने के अंदर क्या हुआ था, ये लड़ाई हुई थी। इसके अंदर लाखों लोग मारे गए थे और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। यह युद्ध एक लंबे समय तक चला, 1939 से लेकर 45 तक। और जब इसका खात्मा हुआ तो कैसे हुआ, तो देखो सबसे पहले तो जर्मनी इंग्लैंड को हराने में नाकाम रहा, यानी वो उसे नहीं हरा पाया, जिस वजह से अंत में जाकर हिटलर ने क्या किया था भाई, आत्महत्या कर ली थी। 1944 में इटली ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। पर जो हमारा जापान है वो लगातार लड़े जा रहा था, जिस वजह से जापान के 2 शहरों, कौन से, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने क्या किया, परमाणु बमों से हमला किया। तो जो हिरोशिमा पर हमला किया गया था वो किया गया था 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पर कब किया गया था, 9 अगस्त 1945 को। जिसके बाद यहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई और अंत में जाकर जापान ने क्या किए, घुटने टेक दिए। अब जो ये परमाणु हमला हुआ था, इस पर जो अलग अलग विचारक थे उन्होंने कहा कि भाई, जो इसके समर्थन में थे उन्होंने कहा कि भाई युद्ध की समाप्ति के लिए क्या है भाई, ये हमला किया जाना जरूरी था, यानी जो ये हमला अमेरिका ने किया ये बिल्कुल सही था, वरना युद्ध और लंबा खिंचता। जबकि आलोचकों ने क्या कहा भाई, उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका ने जो ये बम गिराया ना, ये बिल्कुल गैर जरूरी था, बिल्कुल फालतू की हरकत की है उसने, क्योंकि इसकी वजह से क्या हुआ, इतने लोग तो शायद तब भी नहीं मारे जाते अगर युद्ध चलता रहता, पर इसकी वजह से बहुत सारे लोग एक साथ मारे गए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई ये कुछ और नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का
शक्ति प्रदर्शन था, जो कि वो लोगों को दिखाना चाहता था, देश को, विश्व को दिखाना चाहता था कि उसके पास कितने खतरनाक हथियार हैं। तो इस तरीके से परमाणु बमों का हमला हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के परिणाम क्या हुए? तो देखो, सबसे पहले जन और धन की बहुत ज्यादा हानि हुई। मैंने आपको बोला बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत बड़ी मात्रा में धन का नुकसान हुआ। अमेरिका और सोवियत संघ का एक शक्ति के रूप में उदय हुआ, यानी अमेरिका और यूएसएसआर एक महाशक्ति के रूप में सामने आए। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद राष्ट्रीय संघ बनाया गया था, ठीक है, जिसका मुख्य मोटिव क्या था कि विश्व में दोबारा से युद्ध ना हो। पर उसके बाद फिर से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो इस वजह से उसे परिवर्तित करके क्या बना दिया गया भाई, हमारा संयुक्त राष्ट्रीय संघ यूएनओ बना दिया गया 24 अक्टूबर 1945 को। साम्यवादी प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, यानी जो हमारा यूएसएसआर था वो इस युद्ध के अंदर विजयी गुट में शामिल था। हम सभी को पता है कि मित्र राष्ट्र जीते थे, जिस वजह से साम्यवाद का प्रभाव बढ़ा। यहीं से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा ऊपर चलो तो आपको पता चलेगा कि ये जितने भी देश थे, इसमें से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली ये शुरू से लड़ रहे थे और सबसे ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ था, ठीक है। बचे कौन? सोवियत संघ, अमेरिका। ये आए भी बाद में थे, बड़े देश भी थे, इस वजह से इन्हें कम नुकसान हुआ। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सारी महाशक्तियां लगभग बर्बाद हो गई, सिर्फ दो देश बचे। कौन कौन से? अमेरिका और सोवियत संघ, और दोनों की विचारधाराएं भी बिल्कुल अलग थी। तो इस तरीके से क्या हुआ? शीत युद्ध का आरंभ हुआ, उपनिवेशवाद का पतन हुआ, यानी ये जितनी भी महाशक्तियां थी, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जापान हो, इन सभी ने बहुत सारे अन्य देशों पर कब्जा कर रखा था। तो क्योंकि अब इनकी हालत खराब हो गई तो इन्हें वो देश भी छोड़ने पड़े, और साथ ही साथ यूरोप का राजनीतिक मानचित्र बदला, यानी कि वहां पर क्षेत्र क्या हो गए? परिवर्तित हो गए। कुछ क्षेत्र किसी अन्य देश के हिस्से में आ गया तो कुछ क्षेत्र किसी और देश के हिस्से में आ गया। अब अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर हमें ये समझ आ गया कि भाई इस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध पूरा हुआ। इसके बाद आता है कि भाई फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने पढ़ा कि शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तो वो क्या था? तो शीत युद्ध के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि शीत युद्ध है क्या। तो देखो, शीत युद्ध क्या है? एक विचारधारात्मक लड़ाई है, यानी इसके अंदर रक्त रंजित युद्ध नहीं होता, बल्कि क्या होती है? विचारधारात्मक लड़ाई होती है। यानी दो महाशक्तियां आपस में खुद को एक दूसरे से बेहतर करने का क्या करती हैं? प्रयास करती हैं। इस शीत युद्ध की शुरुआत के मुख्य कारण क्या थे? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, विचारधारात्मक विभेद, यानी कि अमेरिका की विचारधारा अलग थी, सोवियत संघ की विचारधारा अलग थी, जिस वजह से ये दोनों महाशक्तियां खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश करती रही। तो विचारधारा अलग थी, तो कौन कौन सी थी? तो देखो, अमेरिका की विचारधारा कौन सी थी? पूंजीवादी, उदारवादी, लोकतंत्र। ये सब डिटेल में आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और सोवियत संघ की विचारधारा कौन सी थी? साम्यवाद और समाजवाद की। पर बात यह आती है कि चलो ठीक है भाई, इनकी विचारधारा भी अलग थी, ये दोनों आपस में लड़ भी रहे थे, ठीक है, तो इन्होंने युद्ध ही क्यों नहीं कर लिया? यानी कि अगर युद्ध होता, दो महाशक्तियां लड़ती, तो तृतीय विश्व युद्ध हो जाता। पर आखिर ऐसा हुआ क्यों नहीं? यानी शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में क्यों नहीं बदला? तो इसका मुख्य कारण क्या था? अवरोध। अवरोध के तर्क की वजह से। अब ये समझो अवरोध क्या होता है। अवरोध का मतलब होता है कि जब दो महाशक्तियां आपस में इसीलिए नहीं लड़ती हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई अगर हम लड़ेंगे ना तो अल्टीमेटली हमें ही क्या होगा? नुकसान होगा। अगर आप सोच के देखो कि अमेरिका सोवियत संघ को मान लो परमाणु बम से उड़ा भी दे, पर फिर बाद में भी यूरोपीय सोवियत संघ के पास इतने हथियार बच जाएंगे कि वो अमेरिका को तबाह कर देगा, तो नुकसान तो दोनों का होना ही होना है। तो इसी वजह से दोनों महाशक्ति आपस में लड़ने का प्रयास नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर हम लड़ेंगे तो अल्टीमेटली दोनों को ही नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। और इसी वजह से, क्योंकि ये तृतीय विश्व युद्ध में नहीं बदला, तो शुरुआत हुई किसकी? दो ध्रुवीय विश्व की। दो ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या है? दो ध्रुवीय विश्व का मतलब है कि भाई जब विश्व के अंदर शक्ति के दो केंद्र हो, जैसे कि शीत युद्ध के दौरान कौन कौन से थे? अमेरिका और सोवियत संघ। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब क्या? एक ध्रुवीय विश्व का मतलब जब शक्ति का एक केंद्र हो, जैसे कि अगर हम पहले चलें या उसके बाद चलें, तो जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो अमेरिका ही सिर्फ एक शक्ति का केंद्र बचा था, तो वो एक ध्रुवीय विश्व है। और बहुध्रुवीय विश्व का मतलब जब बहुत सारे देश शक्तिशाली हों विश्व के अंदर, ठीक है। अब ये बात हमें क्लियर हो गई कि चलो ठीक है भाई, इन्होंने ऐसा ऐसा किया, पर क्या यही दोनों आपस में लड़ रहे थे या बाकी के भी देश थे? तो बाकी के भी देश थे। महाशक्तियों ने क्या किया था? बहुत सारे, महाशक्तियों से यहां पर मतलब है अमेरिका और सोवियत संघ से, तो महाशक्तियों ने बहुत सारे छोटे छोटे देशों को अपने साथ शामिल किया था। कैसे शामिल किया था? तो इन्होंने क्या बनाया था? संधि संगठन बनाए थे, यानी एक संगठन बनाया था, संधि की थी उन देशों के साथ। अमेरिका ने कौन कौन सी की? देखो, नाटो की कब की? 1949 में, सिएटो की 1954 में, और सेंटो की 1955 में। ये थी क्या बेसिकली? ये आप ऐसा समझ लो कि इन्होंने ग्रुप बनाया था कि भाई जो जो अमेरिका के साथ देश है वो इन सब के अंदर क्या हो जाओ? शामिल हो जाओ। ऐसा ही सोवियत संघ ने बनाया था। वार्सा पैक्ट कब बनाया था? 1955 में।
तो इन्होंने अपने साथ काफी सारे देशों को जोड़ा, और इसीलिए जोड़ा ताकि इनका प्रभाव बढ़ सके कि भाई अमेरिका के साथ ज्यादा देश तो मतलब अमेरिका अच्छा, सोवियत संघ के साथ ज्यादा देश तो सोवियत संघ अच्छा। पर बात यह आती है कि भाई मेरे को एक बात बताओ कि ये महाशक्तियां इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी, ठीक है, कि ये पूरे विश्व पर एक तरीके से अपना प्रभाव जमाए हुए थी, तो इन्हें छोटे देशों के साथ गठबंधन बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो देखो जरूरत थी, क्यों? क्योंकि वहां से उन्हें संसाधन मिलते थे महत्वपूर्ण, सेना के लिए ठिकाने मिलते थे, ठीक है, भू क्षेत्र मिलता था भाई, जहां पर उनकी सेना इतनी बड़ी थी तो उसके संचालन के लिए, और साथ ही साथ क्या था, उन्हें आर्थिक मदद भी मिलती थी कि भाई जैसे अमेरिका की सेना किसी अन्य देश में है तो उसका रख रखाव वगैरह वही देश करेगा, तो इस तरीके से उन्हें आर्थिक मदद भी मिलती थी। चलो ये तो हमें समझ आ गया कि भाई महाशक्तियों को छोटे देश इसीलिए चाहिए होते थे, पर छोटे देशों को महाशक्तियों के साथ शामिल होने का क्या फायदा था? तो पहला तो फायदा था कि भाई उन्हें सुरक्षा का वायदा मिलता था कि भाई अगर मान लो ना वो अमेरिका के साथ है ना सोवियत संघ के साथ है, अब कल को सोवियत संघ हमला कर दे तो वो क्या करेगा? तो इसीलिए वो क्या करते थे, किसी एक गुट में शामिल हो जाते थे कि कम से कम हमारे पर कोई बाहरी जो दूसरी महाशक्ति है वो हमला नहीं करेगी। सेना की सहायता मिलती थी, हथियार मिलते थे, आर्थिक मदद मिलती थी, तो इन सब वजहों से क्या है, जो छोटे देश थे वो महाशक्तियों के साथ क्या करते थे, गठबंधन बनाते थे। इसके अंदर जो एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरों का मतलब क्या है? देखो इस वर्ड का मतलब समझो। शीत युद्ध के दायरों का मतलब है एक ऐसी स्थिति जब विश्व के अंदर ऐसा लगा कि भाई अब क्या है, जो हमारा शीत युद्ध है वो तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा, यानी दोनों महाशक्तियां एकदम आमने सामने आ गई और ऐसा लगा कि भाई अब तो युद्ध की शुरुआत हो ही जाएगी, पर वो युद्ध नहीं हुआ, तो इन्हें शीत युद्ध के दायरे कहा जाता है। तो इसमें से अगर हम पहला देखें तो था क्यूबा मिसाइल संकट, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है तो आप उस वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। क्यूबा मिसाइल संकट, बर्लिन की नाकेबंदी, बर्लिन जो क्या थी, जर्मनी की राजधानी थी। कोरिया का संकट जो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया में हुआ था। वियतनाम में जो अमेरिका का हस्तक्षेप था और उसके ऊपर यूएसएसआर का प्रभाव था, और हंगरी में जो सोवियत संघ का हस्तक्षेप था, ठीक है। इन सब के बारे में क्या समझ आया, ये कि भाई ये वो युद्ध थे या वो क्षेत्र थे या वो समय था जब ऐसा लगा कि दोनों महाशक्तियों के बीच में अब युद्ध हो जाएगा, परंतु वो युद्ध नहीं हुआ। तो ये हमारे को पूरा समझ आ गया। पर क्या सिर्फ युद्ध ही चले जा रहा था, क्या सिर्फ संघर्ष चल रहा था, या इसका कोई समाधान भी हुआ? तो समाधान भी हुआ। कैसे हुआ, अब ये देखो। हुआ क्या कि भाई जब शीत युद्ध चल रहा था तो अमेरिका और सोवियत संघ ने नोटिस किया कि भाई मान लो सोवियत संघ 1000 हथियार बना ले तो अमेरिका 1100 बनाएगा, फिर सोवियत संघ 1200 बनाएगा और अमेरिका 1300 बनाएगा, और ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि चलो बैठकर बातचीत करते हैं, और उन्होंने कुछ परमाणु संधियां की। परमाणु संधियों का मतलब कि उन्होंने आपस में बैठ के बातचीत की कि भाई तुम भी हथियार मत बनाओ, हम भी हथियार नहीं बनाएंगे, इससे हम दोनों क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसी कितनी संधियां थी? 3 संधियां थी, सॉल्ट, एलटीबीटी, एनपीटी, ठीक है। सॉल्ट का मतलब परमाणु अस्त्र परिसीमन वार्ताएं, जो उनके बीच में बातचीत हुई। एलटीबीटी का मतलब सीमित परमाणु परीक्षण संधि, और एनपीटी का मतलब परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है। इनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हो। इसके बाद देखो यहां पर हमारा शीत युद्ध का जो पूरा टॉपिक है वो खत्म हो जाता है, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर बात आती है गुट निरपेक्षता की। भाई गुट निरपेक्षता क्या है, ठीक है। तो देखो जब शीत युद्ध चल रहा था तो उस दौर में मैंने जैसा आपको बताया कि भाई कुछ देश तो ऐसे थे जो अमेरिका की साइड हो गए, कुछ देश ऐसे थे जो सोवियत संघ की साइड हो गए। पर क्या पूरे विश्व के अंदर सभी शामिल हो गए थे? तो ऐसा नहीं हुआ था। कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने क्या कहा कि भाई ना हम अमेरिका में जाएंगे और ना ही हम सोवियत संघ में जाएंगे, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि ना तो हम अमेरिका में जाएंगे और ना हम सोवियत संघ में जाएंगे। तो मेनली इसके अंदर क्या था कि उनके कहने का मतलब था कि भाई हम क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। तो दोनों महाशक्तियों से दूर रहना ही क्या था, हमारा गुट निरपेक्षता था। क्या था? गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता का मतलब था कि ना तो हम सोवियत संघ के समर्थन में हैं और ना ही हम समर्थन में हैं किसके, आपके यूएसए के, यानी कि अमेरिका के। तो इस तरीके से दोनों गुटों से दूर रहना क्या था, गुट निरपेक्ष आंदोलन था। इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो भाई 1955 में बांडुंग में एक मीटिंग हुई थी, जहां से पहली बार इसकी बातचीत शुरू हुई, और इसकी शुरुआत हुई बेलग्रेड से। कहां से? बेलग्रेड से 1961 में। और इसके संस्थापक देश कौन कौन से थे, संस्थापक नेता और देश कौन कौन से थे? तो देखो जो शुरुआती 5 थे वो कौन थे? जोसेफ ब्रांस टीटो यूगोस्लाविया से, जवाहरलाल नेहरू भारत से, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र से, सुकर्णो इंडोनेशिया से, और वामे नक्रुमा घाना से। तो यहां से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। अब अगर हम इसके बारे में बात करें तो भाई बहुत बार ऐसा सवाल आया है कि भाई क्या जो हमारी गुट निरपेक्षता है, यानी जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि भाई हम दोनों महाशक्तियों से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे, ठीक है, तो क्या वो तटस्थता और पृथकवाद के बराबर ही है? ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले समझते हैं कि तटस्थता है क्या। तो तटस्थता का मतलब होता है युद्ध से दूर रहना, यानी कि भाई अगर दो देश आपस में क्या कर रहे हैं भाई, लड़ रहे हैं। जैसे कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था,
तो यूएसएसआर इन सबसे दूर रहा था। उसने 1962 में जो चीन और भारत का युद्ध हुआ था उसमें यूएसएसआर दूर रहा था। उसने कहा कि भाई मुझे लेना देना नहीं है, तुम्हें जो करना है करो, लड़ना है लड़ो, नहीं लड़ना मत लड़ो, तो युद्ध से दूर रहना। पर अगर हम बात करें गुटनिरपेक्षता की, तो क्या गुटनिरपेक्षता तटस्थतावाद जैसा ही है? तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गौर करो तो गुटनिरपेक्षता के अंतर्गत क्या कहा गया कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ किससे दूर रहेंगे? दोनों महाशक्तियों से, अमेरिका से और सोवियत संघ से, यानी उनके गुट में शामिल नहीं होंगे। पर हां, अगर युद्ध होगा तो जो सही कर रहा होगा हम उसका समर्थन भी करेंगे, जो गलत कर रहा होगा हम उसका विरोध भी करेंगे, हम युद्ध को कम कराने की कोशिश भी करेंगे। तो जहां तटस्थता का मतलब था कि युद्ध से दूर रहना और कुछ ना बोलना, वही गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि भाई दोनों गुटों में शामिल ना होना। पर हां, अगर आपको कुछ गलत लगे तो आप बोलोगे कि वो गलत है, और सही लगे तो आप बोलोगे कि सही है। तो इस तरीके से गुटनिरपेक्षता तटस्थतावाद नहीं है। फिर बात आती है कि क्या वो पृथकवाद है? पृथकवाद का मतलब समझो। पृथकवाद का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय मामलों से दूर रहना। अंतरराष्ट्रीय मामलों से दूर रहने का मतलब कि भाई मेरे को और किसी देश से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपने अंदरूनी क्षेत्र में ही क्या करूंगा? विकास करूंगा, ठीक है, या अपने अंदरूनी क्षेत्र के अंदर ही सभी स्थितियों को सामान्य करने की कोशिश करूंगा। तो क्या गुटनिरपेक्षता पृथकवाद है? तो देखो ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि पृथकवाद का मतलब है कि किसी भी देश से कोई संबंध ना होना। पर यहां पर गुटनिरपेक्षता में हम बात कर रहे हैं कि भाई अमेरिका और सोवियत संघ से संबंध नहीं होंगे, बाकी के देशों से तो संबंध हो सकते हैं। जैसे भारत की बात करें हम, गुटनिरपेक्ष देश था, उसके श्रीलंका से, नेपाल से, भूटान से, बाकी सभी देशों से अच्छे संबंध थे, ठीक है। तो ये क्या है? ये पृथकवाद भी नहीं है। अभी हमें क्लियर हो गया। तो इसके बाद बात आती है कि भाई अब तो शीत युद्ध खत्म हो चुका है, और अगर शीत युद्ध खत्म हो चुका है और गुटनिरपेक्षता को शीत युद्ध के लिए बनाया गया था, तो क्या अभी भी गुटनिरपेक्षता का कोई फायदा है या नहीं है? तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले ये समझो कि गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता का मतलब क्या है। इस वर्ड का मतलब है कि भाई गुटनिरपेक्षता की वर्तमान दौर में क्या आवश्यकता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो हां, अभी भी ये क्या है? प्रासंगिक है। किस लिए? शांति को बढ़ावा देने के लिए, जो अल्प विकसित देश हैं उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए, अंतरराष्ट्रीय समस्याएं जैसे कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो गई, प्रदूषण हो गया, आपका आतंकवाद हो गया, इन सबके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए, छोटे देशों की रक्षा करने के लिए, और साथ ही साथ पर्यावरण और आतंकवाद जैसी समस्याओं का मुकाबला करने के लिए अभी भी गुटनिरपेक्षता क्या है? जरूरी है। इसके बाद हम बात करें कि भाई चलो ठीक है, हमें ये सब समझ आ गया, पर फिर गुटनिरपेक्षता के अंदर भारत शामिल हुआ, तो भारत को इसका क्या फायदा हुआ? तो अगर हम बात करें कि भारत को क्या फायदा हुआ, तो देखो पहला उसे मौका मिला स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का। अगर वो अमेरिका के साथ जाता तो अमेरिका के अनुसार चलना पड़ता, सोवियत संघ के साथ जाता तो उसके अनुसार चलना पड़ता। पर यहां पर गुटनिरपेक्ष होकर जब वो दोनों में ही शामिल नहीं हुआ तो उसे मौका मिला स्वतंत्र रहने का और अपने अनुसार अपनी नीति बनाने का। साथ ही साथ उसे दोनों महाशक्तियों का समर्थन मिला। अगर अमेरिका के साथ चला जाता तो यूएसएसआर का दुश्मन बन जाता, उसके साथ चला जाता तो अमेरिका का दुश्मन, पर अलग रहकर उसे दोनों का समर्थन मिला। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनी जब इतना बड़ा संगठन बनाया गया। साथ ही साथ अगर एक महाशक्ति उसका विरोध करती तो वो दूसरे के साथ हो जाता। मान लो अमेरिका उसको, भारत को धमकाने की कोशिश करता तो भारत सोवियत संघ के साथ हो जाता, ऑब्वियस सी बात है। और साथ ही साथ उसे क्या मिला? अन्य विकासशील देशों का सहयोग मिला, यानी जो विश्व के अन्य विकासशील देश थे उनका भी सहयोग मिला, क्योंकि वो सभी इस गठबंधन के अंदर क्या थे? शामिल थे। तो बात आती है कि क्या सिर्फ फायदे हुए? तो नहीं, सिर्फ फायदे नहीं हुए, इसके अंतर्गत क्या की गई? कुछ आलोचनाएं भी की गई। क्या आलोचनाएं की गई? पहला तो ये कहा गया कि भाई भारत की नीति में कोई स्थिरता नहीं है, भारत कह कुछ रहा है और कर कुछ और रहा है। जैसे कि 1971 में भारत ने क्या किया था? सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय मित्रता का समझौता किया था या संधि की थी, ठीक है। तो यहां पर ये कहा गया कि भाई ये तो गुटनिरपेक्षता का उल्लंघन है, क्योंकि भारत ने पहले ही कहा था कि भाई हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, और अब देखो ये क्या कर रहे हैं? समझौता कर रहे हैं। दूसरा कहा कि भाई भारत की जो ये नीति है ना वो सिद्धांतविहीन है, यानी इसका कोई लॉजिक नहीं है। तीसरा कहा कि भाई भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैसले लेने से बच रहा है, यानी कि वो ये बताने से कि वो अमेरिका के साथ है, यूएसएसआर के साथ, उससे बच रहा है और सिर्फ गुटनिरपेक्षता का बहाना देकर चीजें टालता जा रहा है। और लास्ट में ये कहा गया कि भाई जो 1971 में सोवियत संघ से मदद ली वो तो गुटनिरपेक्षता का उल्लंघन थी, और उसी के साथ साथ कहा कि भाई भारत दोनों महाशक्तियों से लाभ प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है गुटनिरपेक्षता के बहाने। तो इस तरीके से हमारा गुटनिरपेक्षता का टॉपिक था, ठीक है, जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की। इसके बाद देखो अब आता है हमारा नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो बात आती है कि भाई नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई। तो देखो जो नव स्वतंत्र देश थे, आप सभी को पता होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब महाशक्तियां कमजोर हो गई तो बहुत सारे नए देश आजाद हुए। जैसे भारत उसी दौर में बना, चाइना उसी दौर में बना, श्रीलंका तभी बना। तो वो जितने भी नव स्वतंत्र देश थे ना, उन सब ने मांग की कि भाई हमारे को भी विकास करने के समान अवसर मिलने चाहिए। जो ये महाशक्तियां हैं इन्होंने क्या किया? अपना विकास कर लिया हमारा शोषण कर करके, पर अब हमारा क्या होगा?
तो इसीलिए क्या किया गया, उन्होंने मांग की कि भाई हमें भी विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। तो इसी चीज को देखते हुए 1972 में यूएनओ ने एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसका नाम क्या था, अंकटाड था। और उस सम्मेलन में उन्होंने क्या किया भाई, इस अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब इस सम्मेलन में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, इस रिपोर्ट का नाम क्या था, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। और इसके अंदर 4 बातें कही गई थी। कौन कौन सी, कि भाई जितने भी अल्प विकसित देश है उनका उनके संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण होगा, यानी कोई भी बाहरी देश उसके ऊपर नियंत्रण नहीं जताएगा। दूसरा, अल्प विकसित देशों को विकसित देशों के बाजार में मौका मिलेगा कि भाई जो बड़े बड़े देश हैं वहां पर वो अपना सामान बेच सके जिससे उन्हें लाभ ज्यादा हो। तीसरा ये कहा गया कि भाई अगर हम विकसित देशों से कोई टेक्नोलॉजी मंगाएंगे तो उसकी कीमत क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और चौथा कहा गया कि भाई जितने भी अंतरराष्ट्रीय संस्थान हैं आर्थिक रूप से, जैसे कि मान लो आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसी तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उन्हें भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए जितना कि बाकी के अन्य देशों को मिलता है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर था जिसके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने क्या किए, डिस्कस किए। ठीक है, आई होप कि सबको क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं होगी। ये देखिए, ये जो पूरी की पूरी PDF है ये आपको मिल जाएगी हमारी ऐप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम पर। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आपके रिवीजन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और उसी के साथ साथ चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने में भी मदद करेगा। इसके डिटेल नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से आराम से देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट वीडियोस का लिंक और हिंदी मीडियम के लिए सेपरेट वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस के अलावा अगर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर और भी कोई सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं हिंदी या इंग्लिश मीडियम दोनों में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक्स अ लॉट। और साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना, और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो हमारे साथ साझा करना नीचे कमेंट्स के अंदर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।